वेलकम टू LRNR क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे CBSE क्लास 7 चैप्टर 1 ऑन इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या है इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है व्हाट इज इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इक्वलिटी क्या है इसको जानने के लिए आपके बुक में एक स्टोरी दिया गया है, स्टोरी ऑफ कांता देवी। कांता देवी कौन है? एक डोमेस्टिक वर्कर है। एक क्या है? डोमेस्टिक वर्कर है। वो जैन साहब एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके घर पे काम करती है। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ कांता देवी पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा इक्वलिटी क्या होता है। इसी के साथ साथ हमें और एक चीज पता चलेगा, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है इसके बारे में हमें पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट इज इनइक्वालिटी। फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज इक्वलिटी, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है? सोसाइटी में क्या सब लोग इक्वल हैं? अगर इक्वल नहीं है तो इनइक्वालिटी होता क्या है? इसे जानने के लिए दो स्टोरी है आपके बुक में। फर्स्ट है स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि, स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि, और सेकेंड स्टोरी है स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो ये दोनों स्टोरीज के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनइक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इसके साथ साथ हमें पता चलेगा व्हाट इज डिग्निटी। डिग्निटी क्या होता है इसके बारे में हमें पता चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो इक्वलिटी कैसे इंश्योर करती है, क्या ऐसे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ प्रोविजंस है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश करती है कि सोसाइटी में इक्वलिटी इंश्योर किया जाए। और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी होते हैं जिसके थ्रू टाइम टू टाइम गवर्नमेंट स्कीम ला के गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश करती है कि सोसाइटी में इक्वलिटी इंश्योर किया जाए। इसी गवर्नमेंट स्कीम में है मिड डे मील स्कीम। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि मिड डे मील स्कीम होता क्या है, इस स्कीम को किसके लिए बनाया गया है, इससे क्या क्या फायदे हुए, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी। इंडिया को छोड़ के और दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री में इश्यूज ऑफ इक्वलिटी है कि नहीं, वहां भी इश्यूज ऑफ इक्वलिटी लोगों को फेस करना पड़ता है कि नहीं। तो यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है, उनके लाइफ को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जो ओरिजिनल अमेरिकन्स है और ऐसे अमेरिकन्स जो अफ्रीका से वहां पे माइग्रेट करके आए, जिसके एंसेस्टर्स अफ्रीका में थे, तो उनके दोनों बीच में लाइफ कैसे हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स के लाइफ कैसे हैं यूएसए में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये है टॉपिक इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसीज। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसीज, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू, अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू ट्राई करती है कि सोसाइटी में इक्वलिटी इंश्योर किया जाए। इसके बावजूद भी 100% कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी नहीं है जहां पे 100% इक्वलिटी एग्जिस्ट करती हो, कुछ ना कुछ इनइक्वलिटी रहता ही है। तो मेन चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, वो उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ऐसे पर्सन हैं जिनको किसी मतलब कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज हैं, कोई चलने में किसी को प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे अलग अलग हैं, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, ये किसी भी एंगल से अगर वो डिसेबल है तो उनके लिए भी एक एक्ट बनाया गया है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जो कब बना 2016 में। तो इस एक्ट में क्या दिया गया है, जो डिसेबल पर्सन हैं उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो यही टॉपिक है व्हाट इज इक्वलिटी, व्हाट इज इनइक्वालिटी, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसीज एंड राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इन सभी टॉपिक को एक एक करके हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल बनेंगे, हम टाइम टू टाइम पढ़ते जाएंगे। और आप ये पढ़ने के बाद वीडियो को अच्छे से देखो, पैरेलली नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लो, ठीक है। और आपका जो टेक्स्ट बुक है उसको भी अच्छे से स्टडी कर लो, जो भी क्वेश्चन आने वाला है आप आराम से आसानी से लिख सकते हो। तो हम चलो 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक स्टडी करते हैं। ठीक, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था? फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज इक्वलिटी। इस इक्वलिटी को जानने के लिए हमने क्या जाना था? स्टोरी ऑफ
कांता देवी के स्टोरी के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। और इसी में हम क्या जानेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक, तो कांता देवी कौन है? कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर है जो काम करती है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैन साहब। कौन है? जैन साहब। तो जैन साहब के घर पे कांता देवी जाके काम करती है। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन ऐसा दिन रहता है जिसमें जितने भी लोग हैं सारे लोग एक ही लाइन में खड़े रहते हैं, सारे लोग एक ही लाइन में खड़े रहते हैं। मान लो ये कांता देवी है जो कि डोमेस्टिक वर्कर है, ये मान लो जैन साहब है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये डोमेस्टिक वर्कर हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, और कोई एक पर्सन है, थर्ड पर्सन है जो मीडिया से बिलोंग करते हैं, और कोई फोर्थ पर्सन है जो स्टूडेंट है, फिफ्थ पर्सन है जो मान लो बिजनेसमैन है, सिक्स्थ पर्सन है जो मान लो कंसल्टेंट है, डॉक्टर्स है, लॉयर है। तो ये जितने भी लोग हैं सारे लोग एक ही लाइन में खड़े हैं। ये एक ही लाइन में क्यों खड़े हैं? क्योंकि इनको वोट देना है। क्या देना है? वोट देना है। आज वोटिंग का डे है तो सब लोग एक ही लाइन में खड़े हैं। तो कांता देवी जो जिस लाइन में खड़ी है, जैन साहब भी उसी लाइन में खड़े हैं। तो कांता देवी अपने जो फ्रेंड है सुजाता, उसको बोलती है कि आज कितना अच्छा दिन है कि हम लोग सभी लोग, अमीर गरीब जो भी लोग हैं सोसाइटी में, किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हो, सब लोग एक ही लाइन में खड़े हैं। ऐसा दिन बार बार नहीं आता है। हम सब लोग क्या है? इक्वल है। हम सब लोग क्या है? इक्वल है। तो ये जो इक्वलिटी है, जो जितने भी लोग हैं सब लोग एक ही लाइन में क्यों खड़े हैं? क्योंकि क्या यहां पे इंश्योर किया गया है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल। ऑल पर्सन क्या है? इक्वल है। जो भी पर्सन 18 ईयर्स या 18 प्लस, जो भी पर्सन 18 ईयर्स या अबव जिनका भी एज है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वेदर दे आर मेल और फीमेल, सबका राइट है कि वो वोट दे सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? ऑल एडल्ट्स। एडल्ट किसको बोलते हैं? जिसका भी एज 18 ईयर्स हो गया है। तो ऑल एडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू vote. All adult citizens have the right to vote, irrespective of their social and economic background. उनका कोई भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ठीक है, गरीब हो, अमीर हो, सबको क्या है? वोटिंग राइट मिला है। एंड ऑल आर हैविंग इक्वल वोटिंग राइट। और सबका वोट का वैल्यू क्या है? ऑल आर हैविंग वन वोट। सब लोग कितने ही वोट दे सकते हैं? हर कोई वोट एक ही दे सकता है। तो यहां पे क्या हो गया? सोसाइटी के सारे लोग जितने भी अलग अलग सेक्शन से बिलोंग करते हो, सारे लोग क्या हैं? इक्वल है। इसे इंश्योर कैसे किया गया? इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इंश्योर किया गया। तो यहां पे कांता देवी सोचती है कि मैं कितना लकी हूं कि मैं भी सबके साथ एक ही लाइन में खड़ी हूं। तो क्या मैं सोसाइटी में इक्वल हूं? तो उसे बिलीव हो जाता है, हाँ, यस आई एम इक्वल, यस आई एम इक्वल। मैं सोसाइटी में किसी से नीचे नहीं हूं, मुझे भी इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक, वहीं पे ये तो सुबह का बात है। और शाम होते होते क्या होता है? शाम होते होते क्या होता है? कांता देवी की जो डॉटर है, कांता देवी की जो डॉटर है गुड़िया, वो बीमार है, उसको फीवर हुआ है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन कांता देवी जब, क्योंकि जैन साहब के घर पे काम करती है तो वो डे ऑफ नहीं ले सकती, उसे काम तो करना पड़ेगा। तो वो वोट देने के बाद जैन साहब के घर पे जाती है, वहां पे काम करती है, काम करके कुछ पैसे एडवांस में लेती है और लेके अपने बच्चे को लेके, गुड़िया को लेके हॉस्पिटल जाती है। कहाँ जाती है? हॉस्पिटल जाती है। तो ये कौन सा हॉस्पिटल होगा?
कांता देवी रिलेटिवली पुअर है, गरीब है, तो गरीब लोग कहाँ जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वहां भी लॉन्ग क्यू है, वहां भी लॉन्ग क्यू है। ठीक, तो उस क्यू को, उस लाइन को देख के, ये इवनिंग का बात है, ये तो मॉर्निंग था और ये इवनिंग, उसी शाम को जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लाइन में खड़ी रहती है तो उसे याद आता है कि नहीं, ये लाइन और सुबह वाले लाइन में बहुत ही फर्क है। इस लाइन में रिलेटिवली सोसाइटी के जो पुअर सेक्शंस हैं वही लोग खड़े हैं। अगर जैन साहब के बच्चे का अगर हेल्थ इश्यूज होता तो वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते लॉन्ग क्यू में, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते। तो जो रिलेटिवली रिचर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेल टू डू फैमिली से, वो कहाँ जाएंगे बेटर ट्रीटमेंट के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहीं पे कांता देवी को कहाँ जाना पड़ रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। तो सोसाइटी में एक जगह हमने देखा कि यस, कांता देवी फील करती है आई एम इक्वल, सोसाइटी में जितने लोग हैं उसके साथ मैं क्या हूं, मुझे भी इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। वहीं पे शाम को उसे डाउट हो जाता है कि एक्चुअली में मैं जो सुबह में सोच रही थी कि मैं सोसाइटी में सबके साथ समान हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो क्या मैं वाकई में इक्वल हूं, तो उसे डाउट हो जाता है। तो यहां हमने अब ये है क्या, यहां उसे फील होता है कि मैं सोसाइटी में अनइक्वल हूं, इनइक्वलिटी, कि सोसाइटी में कहीं इक्वलिटी एग्जिस्ट करता है तो कहीं इनइक्वलिटी भी एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा था इक्वालिटी। व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी ऐसी कोई चीज है जिससे इंश्योर किया जा सके कि सोसाइटी में सारे लोग सेम है, और इसे इंश्योर करने के लिए क्या दिया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसे बोलते हैं, ऑल एडल्ट सिटीजन्स, जो भी 18 एंड अबव एज वाले हैं, ऑल एडल्ट सिटीजन हैविंग द राइट टू vote irrespective of their economic and social background and all are having one vote। ठीक है, ये हमने जाना इक्वालिटी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हम क्या जानेंगे, व्हाट इज इनइक्वालिटी, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक रहा इनइक्वालिटी। व्हाट इज इनइक्वालिटी? फर्स्ट टॉपिक में हमने जाना इक्वालिटी क्या है, उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है उसके बारे में जाना। फिर कांता देवी को इवनिंग में जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहती है तो उसे डाउट होता है कि वेदर आई एम इक्वल और नॉट। तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो इनइक्वालिटी क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव, क्या बोला, व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव, जब उसके पास नहीं है, डज नॉट हैव दी रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज, जब किसी पर्सन के पास रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जबकि वही रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्संस। जब सोसाइटी में किसी एक पर्सन के पास रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है और वही रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी दूसरे के पास जब अवेलेबल होती है तो हम क्या कहते हैं, सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। इसको समझने के लिए हमें इंडिया में कास्ट सिस्टम को समझना होगा, ये कैसे आया और इतना स्प्रेड कैसे हुआ, सोसाइटी में इतने इनइक्वालिटीज कैसे आए। कास्ट सिस्टम को समझने के लिए ऐसा कहा जाता है कि कास्ट सिस्टम में जो आपका प्रोफेशन है, किसी पर्सन के प्रोफेशन को देख के उसे एक कैटेगरी दिया गया है। किसी एक पर्सन के प्रोफेशन को देख के, उसके काम को देख के क्या किया गया, उसे एक कैटेगरी दिया गया, या फिर उसे एक कह सकते हैं कास्ट दिया गया है कि भाई आप इस तरह के प्रोफेशन से इन्वॉल्व हो तो आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है, और आपका अगर बच्चा होगा, ठीक, तो उसका भी कास्ट वही होगा। अगर आपका सन और डॉटर हुई, जो भी हुआ, तो उनका भी क्या हुआ, सेम प्रोफेशन होगा या फिर सेम कास्ट होगा। मान लो आपके पापा, ये पुराने समय से चलते आ रही है, मान लो आपके पापा पॉटर हैं, मिट्टी का काम करते हैं, तो उसके बेटे हो आप, उनके बेटे हो आप, तो आप भी यू कैन ओनली बिकम पॉटर ओनली, यू कैन ओनली बिकम
पॉटर ओनली। आप सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का ही काम कर सकते हो, आप दूसरे चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं ले सकते हो क्योंकि आप इसी कास्ट से बिलोंग करते हो। तो आपका जब प्रोफेशन ही फिक्स्ड है जन्म से ही, ये बाय बर्थ है, क्या है, बाय बर्थ, आपका जन्म से ही क्या हो गया, आपका प्रोफेशन फिक्स हो गया। तो जब आपका प्रोफेशन फिक्स है तो आप दूसरी चीजों के बारे में जानकारी या नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते हो, वो आपके लिए इररेलेवेंट है। क्या है, इररेलेवेंट। एक्वायरिंग नॉलेज इन अदर सब्जेक्ट, एक्वायरिंग नॉलेज इन अदर सब्जेक्ट is irrelevant, irrelevant। उस पर्सन के लिए सोसाइटी कहता है कि आपको दूसरे चीजों के बारे में जानकारी क्यों लेना है, जब आपका प्रोफेशन फिक्स है तो दूसरे चीजों के बारे में आप उसे सीखने नहीं दोगे तो उसका इंप्रूवमेंट कैसे होगा। सोसाइटी जैसे जैसे धीरे धीरे इवॉल्व होती हैं, जॉब्स, नेचर ऑफ स्किल्स वैसे वैसे इवॉल्व होते हैं, और यहाँ पे बाय बर्थ किसी के हम अगर प्रोफेशन को डिसाइड करते हैं तो क्या है, ये सही है कि गलत है, गलत है। ठीक, आप पॉटर के बेटे हो सकते हो लेकिन आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट हो सकता है तो आप उस चीज को सीख के उसको एज ए प्रोफेशन आप चूज कर सकते हो। लेकिन कास्ट सिस्टम ये बोलता है कि नहीं, आपका प्रोफेशन बाय बर्थ फिक्स किया गया है, आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप अलग दूसरे चीजों को जानना आपके लिए इररिलेवेंट है। तो इससे क्या हो गया, सोसाइटी में एक सेक्शन ऐसे हो गए जो रिच हो गए, सोसाइटी के दूसरे सेक्शन वो पुअर रह गए, जबकि उनका टैलेंट था लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी उस प्रोफेशन को छोड़ के। अगर आप पॉटर के बेटे हो, पॉटर नहीं हो, आप मिट्टी के सामान को नहीं बनाते, दूसरे किसी प्रोफेशन में हो, तो वो जो भी आप काम कर रहे हो उसको लोग परचेज नहीं करेंगे क्योंकि आपका कास्ट फिक्स है, आपका प्रोफेशन फिक्स है। तो इसके थ्रू क्या हुआ, सोसाइटी में क्या आया, इसके थ्रू सोसाइटी में इनइक्वालिटी आया। इसके थ्रू सोसाइटी में क्या हुआ, इनइक्वालिटी आया। इनइक्वालिटी क्या है, व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन्स। आपको लिखना है तो आप पैरेलली लिखते भी जाओ। तो इनइक्वालिटी हमने जाना, कास्ट सिस्टम हमने जाना, और इनइक्वालिटी को और बेटर से समझने के लिए आपके बुक में दो स्टोरी दिया गया है। दो स्टोरी है। फर्स्ट स्टोरी है स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि, एंड सेकेंड स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो इन दोनों स्टोरीज के थ्रू हम और जानने का कोशिश करेंगे कि इस सोसाइटी में इनइक्वालिटी कैसे एग्जिस्ट करती है, लोगों को अनइक्वल ट्रीटमेंट भी मिलता है क्या। तो ये दोनों स्टोरी को हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी क्या है, स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। फर्स्ट स्टोरी क्या है हमारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित बॉय है। कौन है, दलित है। दलित किसे कहते हैं, जनरली जो सोसाइटी में लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको हम दलित कहते हैं। बट दलित का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, दलित का एक्चुअल मीनिंग होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। जो क्या होता है, ब्रोकन। अपने आप को दलित वो बोलते हैं क्योंकि वो अंदर से टूट चुके होते हैं। तो दलित जनरली किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी के लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है, दलित बॉय। उन्होंने एक बुक लिखी। उन्होंने क्या लिखा, एक बुक लिखा। बुक का नाम क्या था, बुक जो था वो ऑटोबायोग्राफी था। उन्होंने खुद अपने ही लाइफ के बारे में बुक लिखा। अगर कोई पर्सन अपने ही लाइफ के बारे में बुक लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक, और कोई एक पर्सन है जिसके बारे में कोई किसी दूसरे पर्सन ने बुक लिखा है तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। अगर मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर एक्स के बारे में बुक लिखा जा रहा है और मिस्टर एक्स ही लिख रहे हैं तो इसे हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। और मिस्टर एक्स के लाइफ के बारे में अगर मिस्टर वाई लिख रहे हैं तो उसे हम कहेंगे बायोग्राफी। तो यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में किन्होंने बुक लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खुद लिखा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। और उस बुक का नाम क्या है, जूठन। क्या नाम है, जूठन। जिसमें उन्होंने किस स्टोरी को बताया है, ग्रोइंग अप एज अ दलित बॉय। दलित बॉय होते हुए कैसे बड़े हुए, उन्होंने अपने लाइफ में हुई हैपनिंग्स को, घटनाओं को इसमें वर्णन किया है, इसमें बताया गया है। तो इसमें
अच्छे से देखो क्या क्या उनके साथ हुआ। एज अ दलित बॉय होने के कारण, सोसाइटी में लोअर कास्ट में बिलोंग करने के कारण उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा। फर्स्ट पॉइंट है, ही हैज टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स, सिट अवे फ्रॉम अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। उन्हें अपने ही क्लास में सारे बच्चों से क्या करना पड़ता था, सिट अवे, अलग बैठना पड़ता था, और दैट टू ऑन द फ्लोर, सीधे फ्लोर जमीन पे बैठना पड़ता था। ठीक, क्यों? क्योंकि he has to sit behind everybody, he has to sit behind everybody, सबके पीछे वो बैठता था, near the door। क्यों? और डोर के सामने जहां तक डोर थी वहां तक द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट ही सैट ऑन, जहां तक मैट बिछाया जाता था तो डोर तक पहुंचते पहुंचते मैट खत्म हो जाती थी, तो इसलिए उन्हें कहां बैठना पड़ता था, ऑन द फ्लोर, बिहाइंड एवरीबडी, जस्ट नियर द डोर ऑफ द क्लास। फ्रेंड्स बीट हिम विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के ही उनके फ्रेंड्स उनको मारते पीटते थे, कोई आया मार के चला गया। ठीक, क्यों? ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उसको दूसरों की तरह इक्वल नहीं माना जाता था, उनको माना जाता था कि थोड़ा ना थोड़ा लोअर कास्ट से बिलोंग होने के कारण ये हमसे नीचे हैं। ठीक, क्लास 4 में जब वो रहते हैं, तो उनके जो हेडमास्टर आस्क्ड हिम टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। क्लास 4 के बच्चे को बोला गया कि आप पूरा जो स्कूल है उसको और प्लस जो प्लेग्राउंड है उसको स्वीप करो, क्लीन करो। तो क्लास 4 का बच्चा, जब वो क्लास 4 में था, तो वो सारा क्लास और सारा स्कूल और सारा प्लेग्राउंड उन्होंने क्या किया, स्वीप किया। सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, टीचर्स भी देख रहे थे, लेकिन किसी ने उनको नहीं रोका। और ऐसा कई बार हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ है उनके साथ। इवन ऐसा हुआ कि क्लास 4 के बच्चे के लिए वो बहुत ही क्या है, बर्डनसम जॉब है। उनके कमर में दर्द हो गया, उनके डस्ट जो है उनके फेस में लग गया, मुंह के अंदर चला गया। ठीक, तो ऐसा सिचुएशन उन्हें कई बार अपने लाइफ में फेस करना पड़ा। तो एक क्लास 4 के बच्चे के साथ इतना ज्यादती हुआ। अब सोच लो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें उनके क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें अनइक्वल समझा जा रहा है, नॉट इक्वल, जैसे कि उन्हें अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? अनइक्वल ट्रीटमेंट। अगर इसी को हम और क्लियरली कहें तो उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया है, डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। वो लोअर कास्ट में है, इसीलिए उनको क्या किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया। उन्हें यह समझा गया कि आप अपर कास्ट के लेवल में जो बच्चे हैं उनके समान आप नहीं हो, आप उनसे नीचे हो, इसलिए आपको पीछे बैठना पड़ेगा, आपके फ्रेंड्स आपको मारेंगे, आपको स्कूल क्लीन करना है, आपको प्लेग्राउंड क्लीन करना है। तो ये सारी जाति उनके साथ हुआ है। ये ऐसा क्यों हुआ? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया कि नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। तो सोसाइटी में इनइक्वलिटी भी एग्जिस्ट है। इनइक्वलिटी क्यों है? क्योंकि कास्ट में वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी को हमने अच्छे से जाना। ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम क्या है, जूठन। उनके साथ क्या क्या जाती हुई, ये सारे पॉइंट हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हेयर वी आर सीइंग दैट द डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टोरी है स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के केस में भी वहां पे इक्वलिटी हमें देखने को नहीं मिलता है, और यहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इसे भी हम देखते हैं। चलो, तो यहां हमारा स्टोरी नंबर 2, स्टोरी नंबर 2 क्या है? स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी कौन है? मिस्टर एंड मिसेस अंसारी एक नए सिटी में जाते हैं। वो लोग क्या है, न्यू इन द सिटी, सिटी में नए हैं। उन्हें क्या चाहिए? नीड एन अपार्टमेंट ऑन रेंट। उन्हें एक अपार्टमेंट चाहिए रेंट पे, जहां उन्हें रहना है। तो उसके लिए क्या है, रेंट वाज नो प्रॉब्लम,
रेंट में जो भी पैसा लगेगा उनके पास एफोर्डेबिलिटी है, वो पेमेंट कर सकते हैं, मनी इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक, तो अपार्टमेंट ढूंढने के लिए वो न्यू है तो उन्होंने क्या किया, दे कंसल्टेड अ प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर जो जिनके पास अलग अलग घर के इंफॉर्मेशन रहते हैं, तो हम डायरेक्टली उनके पास जाएंगे तो उनके पास इंफॉर्मेशन होगा ही किसी न किसी खाली अपार्टमेंट के बारे में, तो इजीली हमें घर मिल सकता है। तो कंसल्टेड अ प्रॉपर्टी डीलर। तो प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को लेके अलग अलग अपार्टमेंट्स में लेके विजिट करते हैं। तो एक अपार्टमेंट होता है जिसमें उन्हें घर भी पसंद आ जाता है, सब कुछ अप्रोक्स फाइनल स्टेज पे रहता है। तो लैंडलेडी क्या करती है, लैंडलेडी उनसे उनका नाम पूछती है कि आपका नाम क्या है। तो वो लोग क्या बताते हैं, हमारा नाम क्या है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। जिससे पता चलता है कि अच्छा मिस्टर एंड मिसेस अंसारी है तो ये जरूर मुस्लिम होंगे, जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते होंगे। ठीक, तो वो लैंड लेडी क्या करती है, शी रिफ्यूज टू रेंट द अपार्टमेंट। वो अपने अपार्टमेंट को रेंट पे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को देने के लिए मना कर देती है। और वो क्या एक्सक्यूज देती है, वो एक्सक्यूज देती है, शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट। मैं ऐसे किसी पर्सन को अपार्टमेंट भाड़े पे नहीं दे सकती, किराए पे नहीं दे सकती जो मीट कंज्यूम करते हैं। क्यों, क्योंकि बिल्डिंग डिड नॉट हैविंग एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट। इस बिल्डिंग में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं। सारे के सारे इस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो वेजिटेरियन लोग हैं, तो मैं किसी नॉन वेजिटेरियन पर्सन को रूम नहीं दे सकता। वहीं पे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं और जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं वो स्मेल करते हैं, उन्हें पता चलता है कि पड़ोस के घर पे ही फिश बनाया जा रहा है। दे कुड स्मेल दैट fish is being cooked in neighbor's house। तो वहीं पे बगल में ही पड़ोस के घर में क्या फिश बनाया जा रहा था, लेकिन उन्हें ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि आपको हम रेंट नहीं दे सकते हैं, कि हम किसी एक ऐसे को रेंट नहीं दे सकते हैं जो मीट कंज्यूम करते हैं। एक्चुअली में रीजन क्या है, रीजन कुछ और है, रीजन है उनका दूसरे रिलीजियन से बिलोंग होना। तो यहाँ पे और यही केस बहुत सारे अपार्टमेंट में उनको फेस करना पड़ता है। तो हर दर के 1 महीने लगते हैं उनको एक अपार्टमेंट रेंट पे लेने के लिए। तो यहाँ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जिनका कि रिलीजन क्या है, दूसरा रिलीजन है जो अपार्टमेंट ओनर के रिलीजन के साथ मैच नहीं करता है। तो रिलीजन अलग होने के कारण क्या किया जाता है, इनको अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के केस में हमने क्या देखा, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। और ओम प्रकाश वाल्मीकि के केस में हमने क्या देखा, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। क्लियर। तो ये दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन से हमें पता चलता है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे ये जब प्रॉब्लम फेस कर रहे थे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, जब उन्हें घर नहीं मिल रहा था, तो जो कंसल्टेंट है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो कंसल्टेंट है, उन्हें सजेशन देते हैं, उन्हें सजेस्ट करते हैं, यू शुड चेंज योर नेम एंड टेल अदर्स दैट यू आर मिस्टर एंड मिसेस कुमार। मिस्टर एंड मिसेस कुमार, आप अपना नाम लोगों को मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ना बता के आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताओ, तो आसानी से आपको घर मिल जाएगा। तो इस सजेशन को मिस्टर एंड मिसेस कुमार, जो नाम चेंज करने का सजेशन है, नेम चेंज करने का, वो मिस्टर एंड मिसेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्हें अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत हर्ट होता है। क्या होता है, उन्हें अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को क्या होता है, हर्ट होता है कि एक अपार्टमेंट के लिए हमें अपना नेम चेंज करना होगा,
हमारा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। तो इसी सेल्फ रेस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं? डिग्निटी। क्या कहते हैं? डिग्निटी। तो हम देखें कि एज ए होल मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के डिग्निटी को हर्ट होता है। अब हम जानेंगे डिग्निटी एक्चुअली में होता क्या है, उसको डिफाइन करके अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो ये दोनों ही स्टोरी में ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के केस में, दोनों ही केस में डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक के केस में होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के केस में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दोनों स्टोरी के बारे में हमने जाना। कुछ भी क्वेश्चन आने से आप अच्छे से लिख सकते हो। और यही दोनों स्टोरी के थ्रू हमने जाना कि सोसाइटी में क्या एग्जिस्ट करता है? इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। क्लियर? अब हम जानेंगे कि डिग्निटी होता क्या है, डिग्निटी हम किसे कहते हैं, उसके डेफिनेशन को लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो यहां हम जानेंगे डिग्निटी। डिग्निटी क्या होता है? डिग्निटी रिफर्स टू थिंकिंग। डिग्निटी क्या है? सोच है। थिंकिंग ऑफ oneself, thinking of oneself and other person। थिंकिंग हमारा भी हो सकता है, दूसरे किसी पर्सन का भी होता है। थिंकिंग ऑफ oneself and the other person as worthy of respect। तो यहां हम जानेंगे डिग्निटी। डिग्निटी क्या है? दिस refers to thinking of oneself and other person। ये क्या है? एक्चुअली थिंकिंग है, हमारे बारे में या दूसरे किसी के बारे में, हमारे लिए या दूसरे किसी के लिए। It refers to thinking of oneself and the other person as worthy of respect। ये जो worthy of respect है, ये हमारा की टर्म। हम अगर किसी के बारे में सोचते हैं कि वो रेस्पेक्ट के काबिल है, he is a worthy of respect, तो हम उसके डिग्निटी को क्या कर रहे हैं? रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो डिग्निटी क्या है? डिग्निटी दिस रिफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट। अगर हम दूसरे किसी को रेस्पेक्ट के नज़र से देखते हैं या फील करते हैं कि दैट पर्सन इज वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, तो हम उसके डिग्निटी को रेफर कर रहे होते हैं। अभी इसमें क्या किया गया? ओम प्रकाश वाल्मीकि हो या फिर मान लो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हो, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो या फिर मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हो, ये दोनों के ही डिग्निटी को क्या किया गया? हर्ट किया गया। ये दोनों के डिग्निटी को क्या किया गया? हर्ट किया गया। यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि को सोचा गया कि आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपका कोई रेस्पेक्ट नहीं है, आप हमारे इक्वल नहीं हो। तो इससे क्या हुआ? ओम प्रकाश वाल्मीकि के डिग्निटी को हर्ट हुआ। ठीक, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का रिलीजियन अलग होने के कारण उनको रेंट पे इजिली अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था। ठीक, उनके और जो कंसल्टेंट थे, प्रॉपर्टी डीलर था, वो उन्हें क्या सजेशन दिए कि आप अपना नाम चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार लोगों को बताओ तो आपको इजिली अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो मिस्टर एंड मिसेस नेम जो वो सजेस्ट किए थे, उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ने उस नेम को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे क्या हो रहा था? उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को या डिग्निटी को हर्ट हो रहा था। एक मूवी आई थी 1975 में, मूवी का नाम था दीवार। ठीक है, तो दीवार में क्या होता है? एक शू शाइन जूते चमकाने वाला एक बच्चा होता है जो अपना शू शाइन जूते पॉलिश करने का जॉब करता रहता है। तो उसमें दो पर्सन आते हैं सूट बूट पहन के, शू पॉलिश होने के बाद उनका जो पेमेंट करना होता है वो पैसे को, कॉइन को फेंक देते हैं नीचे। तो बच्चा बोलता है कि नहीं, ये फेंके हुए पैसे मैं नहीं ले सकता, इससे क्या हो रहा है? मेरे डिग्निटी को हर्ट हो रहा है। क्या करता है? द शू शाइन बॉय रिफ्यूज टू टेक द कॉइन विच वॉज थ्रोन्ड एट हिम। थ्रोन्ड एट हिम, उसको जो पैसे को फेंक के दिया जाता है तो पैसे को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज किया जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि देयर इज सम डिग्निटी इन माई वर्क, देयर इज सम डिग्निटी इन माई वर्क। तो आपको मेरे जॉब को रिस्पेक्ट या सम्मान देना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि दिस जॉब इज ऑल्सो वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, आई एम ऑल्सो वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट। तो डिग्निटी को हमने अच्छी तरह से जाना। तो हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट, व्हाट इज इक्वलिटी,
हमने क्या किया, फर्स्ट किया व्हाट इज इक्वलिटी, उसे हमने अच्छे से पढ़ा, उसमें स्टोरी ऑफ कांता देवी के बारे में हमने जाना, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हमने पढ़ा व्हाट इज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होता है उसे जानने के लिए हमने स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में जाना। उसमें हमने जाना कि इक्वलिटी क्या होता है, इक्वलिटी कास्ट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जाना, और नेक्स्ट हमने जाना कि डिग्निटी क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगी कि इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडिया में इक्वलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए। तो इक्वलिटी इंश्योर करने के लिए दो तरीके हैं। पॉइंट नंबर 1, बाय मेकिंग डिफरेंट लॉज एज वेल एज फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या ट्राई की है, सोसाइटी में इक्वलिटी एग्जिस्ट करे, या टाइम टू टाइम अलग अलग लॉज बना के, रूल्स बना के गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि सोसाइटी में क्या हो, सोसाइटी में इक्वलिटी एग्जिस्ट करे। और क्या करती है, टाइम टू टाइम दूसरा तरीका क्या है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स निकालते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स निकालते हैं, जिसके थ्रू भी कोशिश यही रहता है कि सोसाइटी में इक्वलिटी को मेंटेन कैसे किया जाए, सोसाइटी में और इक्वलिटी कैसे लाया जाए। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, बाय मेकिंग डिफरेंट लॉ और बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें 4 पॉइंट है, अगर है तो आप साथ में लिखते भी चलो। पॉइंट नंबर 1, ये आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। इसमें पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। एवरी पर्सन क्या है, सारे पर्सन लॉ के सामने इक्वल है। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, टू द डोमेस्टिक वर्कर, टू अ डोमेस्टिक वर्कर लाइक कांता देवी, all have to obey the same law. From the president of the country to a domestic worker like Kanta Devi, all has to follow the same law because every person is equal before the law. क्लियर। तो इससे क्या इंश्योर होता है, इससे यही इंश्योर हो जाता है कि सोसाइटी में इक्वलिटी को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। कानून के नजर में, लॉ के आंख से सारे लोग सेम है। पॉइंट नंबर 2, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। किसी भी पर्सन को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर रिलीजियन, रेस, कास्ट, जेंडर या फिर सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी ग्राउंड में, चाहे वो रिलीजियन बेसिस से हो, रेस हो, कास्ट हो, जेंडर हो या फिर प्लेस ऑफ बर्थ हो, किसी भी एंगल से हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हमने क्या देखा, हमने थोड़ा देर पहले देखा स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि लोअर कास्ट के थे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ, तो डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ओम प्रकाश वाल्मीकि का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। सेकेंड हमने देखा मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के केस में, तो उनका रिलीजन मुस्लिम था, इस्लामिक रिलीजन में बिलीव करते थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। लॉ क्या कहती है, लॉ कहती है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। आप किसी भी बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। इस पॉइंट को हम अच्छे से और जानेंगे कि ये रेस क्या होता है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ से हम कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, या फिर जेंडर बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। आप मान लो आपके जो नियर बाय ग्राउंड है, आप उसमें खेलने जाते हो, ठीक, और आपको बोलता है, लोग बोलते हैं कि नहीं आप इस ग्राउंड में खेल नहीं सकते, XYZ कोई भी रीजन देके, तो ये क्या है, ऐसा करना कानून के नजर में क्या है, क्राइम है, ये सही नहीं है। तो एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट। आप किसी भी प्लेग्राउंड में जा सकते हो, किसी भी मार्केट में जा सकते हो, किसी भी शॉप से सामान ले सकते हो, तो यू ऑल हैव एक्सेस। बाकी लोग भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हो। नेक्स्ट है क्या, ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स। पब्लिक के लिए जो अवेलेबल वेल्स है, कुआं है जहां से आप पानी निकालते हो, तो आप उसको यूज कर सकते हो। सब पर्सन वहीं से पानी पी सकते हैं। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स, बाथिंग घाट्स, आप उसको यूज करते हो। पहले क्या किया जाता था, लोअर कास्ट के लोगों को जिस कुएं से, जिस वेल से अपर कास्ट के लोग पानी लेते थे, लोअर कास्ट के लोगों को वहां से पानी लेने के लिए मना किया जाता था, ठीक। उसी तरह बाथिंग घाट, जहां पे अपर कास्ट के लोग
स्नान करेंगे, वहीं पे लोअर कास्ट के लोग स्नान नहीं कर सकते थे, रोड्स भी उनका अलग होता था। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया क्या, ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट। इससे क्या इंश्योर किया जाता है, यही इंश्योर किया जा रहा है कि सोसाइटी में इक्वलिटी क्या हो, इंश्योर किया जा सके। और नेक्स्ट है अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, छुआछूत क्या हो गया, एकदम खत्म किया जाएगा। अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम, इसे 100% एबोलिश करना ही पड़ेगा। ये सब क्यों हम कर रहे हैं, टू इंश्योर इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, जो हमारा फर्स्ट है बाय मेकिंग लॉज और बाय वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में डेमोक्रेसी में इक्वलिटी को स्टैब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें ये आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। अब लिखना है तो आप पैरेलली नोट्स भी लिखते चलो। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू अ डोमेस्टिक वर्कर लाइक कांता देवी हैज टू ओबे द सेम लॉ। पॉइंट नंबर 2, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, मार्केट। All person can use publicly available wells, roads and bathing ghats. And next है untouchability has been abolished. ठीक, तो इसमें हमने रिलीजन बेसिस पे तो जान लिया, मिस्टर एंड मिसेस कुमार, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को रिलीजियन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया। और कास्ट के बेसिस पे किसको डिस्क्रिमिनेट किया गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डिस्क्रिमिनेट किया गया था। अब जानते हैं रेस क्या होता है, या फिर जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कैसे करते हैं, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में जानते हैं। ठीक, अभी मान लो एक एग्जांपल से हम समझेंगे। इस एग्जांपल को आप अच्छे से देखो कि एक वैकेंसी है, ये वैकेंसी है और बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया और फाइनल इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होकर लास्ट 2 बच्चे बचे हुए हैं, 2 कैंडिडेट बचे हैं। अगर ये दोनों कैंडिडेट, इन दोनों कैंडिडेट में से फाइनल किसी एक को हमें क्या करना है, पोस्ट में रिक्रूट कर लेना है, सिलेक्शन करना है, तो ये दोनों कैंडिडेट में अगर मान लो जेंडर एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक, ये दोनों पर्सन का बाकी सब चीज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, ऑल सेम। ये दोनों ही पर्सन में सारे चीजें एकदम बराबर है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है, स्किल लेवल भी सेम है। फिर भी मेल और फीमेल में से हमने क्या किया, अपना बायसनेस करके, हम मेल होने के कारण किसी मेल को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, किसी मेल को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हेयर वी आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन, here we are doing discrimination on the basis of gender या फिर सेक्स। किसी पर्सन के जेंडर को देख के हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मेल और फीमेल है, बॉय एंड गर्ल है, फिर भी हम बॉय को सिलेक्ट कर रहे हैं, जबकि क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल सेट सब इक्वल है। और बॉय को हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अपना मन से बॉय को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम बॉय है बोल के, तो इससे हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आपको समझ में आया, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या फिर सेक्स समझ में आया। नेक्स्ट है कि मान लो ये दो कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट में अब हम समझते हैं रेस के बारे में। मान लो एक ब्लैक है और एक वाइट है, ब्लैक एंड वाइट। तो ये ब्लैक एंड वाइट का जो फीलिंग है वो यूएसए में ज़्यादा है। यूएसए में हम अदर डेमोक्रेसीज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे। तो यूएसए में क्या है, एक ओरिजिनल यूएसए के लोग हैं, अमेरिकन से ओरिजिनल एंसेस्टर जिसके पूर्वज अमेरिकन से थे, और कुछ अमेरिकन ऐसे हैं जिनको अफ्रीका से लेके आया गया था, वो लोग स्लेव के काम करते थे, तो उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं। तो अफ्रीकन अमेरिकन कैसे दिखते हैं, ब्लैक कलर, और ओरिजिनल अमेरिकन कैसे दिखते हैं, व्हाइट कलर। तो दोनों पोस्ट में से अगर हम मान लो व्हाइट किसी पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्लैक को नहीं करके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस, हियर वी आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ब्लैक नस्ल वाले लोगों को हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। उसी तरह ऐसा हो सकता है प्लेस ऑफ बर्थ, इसी चीज को हम मान लो जो ओरिजिनल अमेरिकन है, ये है रहा, ये ब्लैक मतलब अफ्रीकन अमेरिकन, ये रहा अमेरिकन,
तो हम अफ्रीकन अमेरिकन को सिलेक्ट नहीं करके अगर अमेरिकन को चूज कर रहे हैं तो हेयर वी आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में हम कर रहे हैं। उसी तरह अगर मान लो कोई हिंदू है, मुस्लिम है और मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू को सिलेक्ट कर रहा हूं, मुस्लिम को नहीं, तो उस केसेस में हेयर आई एम डूइंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और मान लो मैं अपर कास्ट से बिलोंग करता हूं और दो कैंडिडेट है, एक अपर कास्ट एक लोअर कास्ट, और मैं अपर कास्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं, लोअर कास्ट को नहीं कर रहा हूं, जबकि क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सारे चीज इक्वल है, लोअर कास्ट को फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं जस्ट बिकॉज कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, तो हेयर आई एम डूइंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ये ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के केस में देखा था, और ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हमने मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के केस में देखा, और ऑन द बेसिस ऑफ रेस हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स। इनको अफ्रीकन अमेरिकन को ऑन द बेसिस ऑफ रेस क्या डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट था इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी कैसे इंश्योर किया जाए, बाय मेकिंग डिफरेंट लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। और सेकंड क्या था, गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, इक्वालिटी इंश्योर किया जाता है। और बाय मेकिंग लॉज, तो बाय मेकिंग लॉज में एक लॉ है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। डिसेबिलिटीज एक्ट जो कि 2016 में बना है। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो पर्सन डिसेबल है, जो चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, किसी भी एंगल से डिसेबल है, तो उनका कुछ ना कुछ राइट दिया गया है। इस राइट से क्या इंश्योर किया जाता है, सोसाइटी में इक्वालिटी एग्जिस्ट करे। तो ये एक्ट क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, हम लिख सकते हैं, इसलिए हम इस एक्ट को भी जान लेते हैं। ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने सारे पढ़ लिए, और चारों पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट जानेंगे ये लॉज के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया, इसी में लॉज भी है, ये जानेंगे। और नेक्स्ट हम जानेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू कैसे इक्वालिटी इंश्योर किया जाता है, उसके बारे में जानते हैं। तो अभी जानते हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें क्या बोला गया है देखते हैं। तो यहां हम जानेंगे राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसे भी कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है उनको भी क्या करे गवर्नमेंट लॉ बना के बाय मेकिंग लॉज क्या करे, सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट देने का कोशिश कर रही है। तो इसमें क्या प्रोविजंस है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव इक्वल राइट। इस एक्ट में क्लियरली बोला गया है जो भी पर्सन को अगर किसी भी एंगल का डिसेबिलिटी है, दे आर ऑल्सो हैविंग इक्वल राइट। ठीक, और क्या बोला गया इस एक्ट में, गवर्नमेंट शुड ट्राई टू देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। सोसाइटी में उनका फुल पार्टिसिपेशन, पूरा योगदान कैसे हो, गवर्नमेंट को इसके बारे में ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू देम। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर किनको, द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है गवर्नमेंट शुड ट्राई एंड इंक्लूड देम इन मेन स्ट्रीम। उन जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनके जैसा मेन स्ट्रीम में उन्हें कैसे इन्वॉल्व किया जाए, शामिल किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट को ट्राई करते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है ऑल पब्लिक प्लेसेस, जितने भी पब्लिक प्लेसेस है इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स हो, स्कूल्स हो, रेलवे स्टेशन हो, जहां भी हो, क्या करना है, शुड बी एक्सेसिबल टू देम। वहां पे उनके लिए भी सुविधा होने चाहिए, एक्सेसिबल एंड प्रोवाइड विद रैम्प्स। कि हम अगर स्टेप्स लगा देते हैं तो उसमें नॉर्मल लोग चले जाते हैं, अगर हम रैम्प्स का फैसिलिटी दे देंगे तो क्या होगा, वो भी अच्छे से जा सकते हैं। आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि स्टेप्स भी रहते हैं और नॉर्मल रैम्प्स भी रहता है, थोड़ा जैसे जस्ट इंक्रीमेंटल ऑर्डर में रहता है। तो उससे क्या होगा, जो डिसेबिलिटीज है वो भी आराम से आ जा सकते हैं। तो इसमें हमने देखा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जो एक्ट 2016 में बना था, उसके थ्रू गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है, इक्वालिटी सोसाइटी में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उसको करने का कोशिश कर रही है। और दूसरा क्या था, बाय मेकिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में एक मिड डे मील स्कीम है जो आपके बुक में दिया गया है, क्या है, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम एक स्कीम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि सोसाइटी में क्या हो, इक्वालिटी हो। तो अब हम जानते हैं सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू इक्वालिटी कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे सोसाइटी में इंश्योर करते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम में हम जानते हैं मिड डे मील, स्पेसिफिकली मिड डे मील्स के बारे में। तो मिड डे मील स्कीम को हम अच्छे से जानते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन था जिसके थ्रू इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी को इंश्योर कर रहे थे, वो क्या था, बाय मेकिंग गवर्नमेंट
स्कीम्स, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू क्या कर रही थी गवर्नमेंट? ट्राई टू इंश्योर इक्वालिटी इन आवर डेमोक्रेसी। उसमें स्कीम्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम क्या है जो आपके बुक में दिया गया है? मिड डे मील स्कीम। तो आइए जानते हैं कि ये मिड डे मील स्कीम है क्या, इसमें क्या होता है एक्चुअली। तो मिड डे मील स्कीम एक ऐसा स्कीम है, गवर्नमेंट का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को, जितने भी एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, बच्चे वाले स्कूल्स है, प्राइमरी लेवल हो गए हैं, अपर प्राइमरी लेवल हो गए, इनमें क्या मिलता है? कुक्ड लंच मिलता है। कुक्ड लंच बच्चों को खाने के लिए मिलता है। इससे क्या होता है? अगर खाने के लिए, और खाने के लिए कैसा फूड मिलता है? न्यूट्रिशियस फूड। कैसा फूड? न्यूट्रिशियस फूड मिलता है। ठीक, इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स जानते हैं। तो तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट हु इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम। तमिलनाडु एक पहला स्टेट है जिन्होंने इस स्कीम को अपने स्टेट के लिए फ्रेम किया था और उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तमिलनाडु एक्सपीरियंस किया कि अगर बच्चे को मिड डे मील हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल लेवल पे तो बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। जिस बेनिफिट, और वो बेनिफिट्स क्या है? वो बेनिफिट्स ये है कि स्कूल के जो ड्रॉप आउट रेट है, बच्चे जो स्कूल से छोड़ के चले जाते थे, पढ़ाई डिसकंटिन्यू करते थे, वो ड्रॉप आउट रेट क्या हो गया? मिड डे मील्स आने के बाद और ही रिड्यूस हो गया। बच्चे कम लोग थे और कम होते गए कि वो छोड़ने लगे। पहले मान लो 100 बच्चे स्कूल से छोड़ के चले जाते थे, अभी वो 80, 70, 20, 10 ऐसे होने लगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे स्कूल में रहने लगे। ड्रॉप आउट रेट क्या हो गया? कम हो गया। स्कूल इनरोलमेंट रेट कि खाने के लिए हम दूसरे जगह जॉब करते हैं, गरीब के बच्चे कहीं ना कहीं काम करते हैं खेतों में, तो अब स्कूल में ही खाना मिल रहा है तो खाने का टेंशन नहीं, तो स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना नाम लिखाने लगे। इनरोलमेंट रेट क्या हो गया? इंक्रीज होने लगा। स्कूल इनरोलमेंट रेट क्या हो गया? इंक्रीज होने लगा। और बच्चे जो एब्सेंट करते थे वो एब्सेंट भी नहीं करते थे, तो स्कूल में अटेंडेंस रेशियो क्या हो गया? वो भी इंक्रीज होने लगा। तो ये सारे फायदे हैं। और क्या हुआ कि जो कास्ट प्रेजुडिसेस थे कि ये सोच कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सारे बच्चों को जब स्कूल में एक साथ ही खाना मिलता था तो सारे लोग एक साथ ही बैठ के खाते थे। इससे क्या हो गया? जो फीलिंग था कास्ट को लेके, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये फीलिंग भी क्या हुआ? कास्ट प्रेजुडिसेस क्या हुआ? कम होने लगा। और कुछ स्टेट में तो ऐसे हो गए कि जो दलित वुमेन है, जो दलित वुमेन है उनको ही रखा गया कि आप कुकिंग करो। दलित वुमेन के द्वारा ही फूड को कुक किया जाने लगा, जिससे क्या हो गया? कास्ट प्रेजुडिसेस, अपर कास्ट, लोअर कास्ट का ये जो फीलिंग है और भी रिड्यूस हो गया। और कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अभी मान लो बच्चे एम्प्टी पेट में, भूखे पेट में स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या? कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। वहीं पे अगर पेट भरा है तो पढ़ने में भी मन लगेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो ये सारे बेनिफिट्स तमिलनाडु गवर्नमेंट को दिखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको इवैल्यूएट किया तो देखा ये तो बहुत ही अच्छा स्कीम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 2001 में asked all states to implement this scheme within 6 months। सारे कंट्री के जितने भी स्टेट्स है उसको बोला कि आप within 6 month इस स्कीम को आप इंप्लीमेंट करो और देखो आपके भी यहाँ ट्रिमेंडस रिजल्ट आएंगे। आपके यहाँ भी बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में एनरोल होंगे, ड्रॉप आउट रेट कम हो जाएगा, अटेंडेंस लेवल बढ़ जाएगा, बच्चों का कंसंट्रेशन अच्छा होगा और ये जो फीलिंग है अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये फीलिंग भी रिड्यूस होगा। तो इस स्कीम के थ्रू मेनली क्या मिला? सोसाइटी में इक्वलिटी को इंश्योर करने का ट्राई किया गया। तो इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी दो तरह से इंश्योर होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 15 के सारे प्रोविजन हमने पढ़े, और बाय मेकिंग डिफरेंट लॉज, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हमने पढ़ा, और दूसरा पॉइंट क्या है? थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम में मिड डे मील स्कीम के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक? तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, दूसरे डेमोक्रेसीज में इश्यूज ऑफ इक्वलिटी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आपके बुक में दिया गया है। यहाँ पे क्या है? कंडीशंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स। एक है ओरिजिनल अमेरिकन्स जिनका बर्थ, एंसेस्टर्स सबका बर्थ वहीं पे हुआ था, और कुछ लोग हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है, जो अफ्रीका कंट्री से अमेरिका में आए थे, उनका कंडीशन कैसा है उसके बारे में जानेंगे। उन्हें जनरली ब्लैक पीपल कहा जाता है, जिनके एंसेस्टर्स, ऑल एंसेस्टर्स वेयर
स्लेव, उनके एंसेस्टर क्या थे? स्लेव थे। उनको ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से लाया गया था स्लेव का काम करने के लिए अमेरिका में। तो उनका लाइफ का कंडीशन कैसा था? दे ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। उनके साथ क्या होता था? उनके बच्चों के लिए दे वर हैविंग सेपरेट स्कूल्स फॉर देयर किड्स, उनके बच्चे के लिए क्या था? सेपरेट स्कूल्स था, गवर्नमेंट स्कूल्स थे जिनमें क्या थे? लेस क्वालिफाइड टीचर, लेस इक्विपमेंट्स या फिर लेस फैसिलिटीज बोल सकते हैं। तो उनके बच्चे के लिए सेपरेट स्कूल था। जो नॉर्मल अमेरिकन थे उनके तरह इनके स्कूल नहीं थे, उनके स्कूल अलग था। और क्या होता था? सेकंड कंडीशन है व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस, अगर वो लोग बस से ट्रैवल कर रहा है तो उनके साथ क्या होता था? either they had to sit back side of the bus, either they had to sit back side of the bus, बस के एकदम लास्ट में बैठते थे, या फिर they had to get up from their seat, they had to get up from their seat whenever white person wishes to sit, या फिर white person अगर बैठना चाहते तो उन्हें अपने सीट से उठना पड़ता था। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे इनइक्वलिटीज उन्हें फेस करना पड़ रहा था। ये नाम याद रखना, रोजा पार्क। रोजा पार्क कौन थी? अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। इसने क्या किया? 1 दिसंबर 1955 सी वॉज टायर्ड, वो काम करके दिन भर थक चुकी थी। सी वॉज टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, ठीक है, पूरा दिन काम करके टायर्ड हो चुकी थी। एंड सी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट टू अ वाइट पर्सन। जब एक वाइट पर्सन आता है तो वो अपना सीट देने से रिफ्यूज कर देती है, कि अपना सीट नहीं देती है। इससे क्या होता है? ह्यूज एजिटेशन होता है, ह्यूज एजिटेशन होता है, ह्यूज प्रोटेस्ट होता है। और सब लोग ये रोजा पार्क को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। सी गॉट सपोर्ट फ्रॉम एवरीवेयर, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सब लोग उसे सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये लड़की है, वुमेन है और ये पूरा दिन टायर्ड है, फिर भी इसको सीट देना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ये ओरिजिनल अमेरिकन्स नहीं है, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो कहीं और से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रहा है? ये लोग ब्लैक पीपल है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ये अलग नस्ल के लोग हैं तो इनको हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेट करके रखेंगे, इनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ठीक। या फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, हम यहाँ ये भी कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल ओरिजिन या प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, इसके रूप में भी यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट था, इनकी जो कंडीशंस थी अफ्रीकन अमेरिकन की प्रायर 1950s, बिफोर दिस मूवमेंट, वो कंडीशन बहुत ही खराब थे। उनके बच्चों के लिए स्कूल अलग था, बस में वो लोग लास्ट में बैठना है, और अगर वो कहीं बैठ जाते हैं, वाइट पर्सन आएगा तो उन्हें उठना पड़ेगा, अपना सीट देना पड़ेगा। तो ये सारे इनइक्वलिटीज उन्हें फेस करना पड़ता था। तो रोजा पार्क ने 1955 1 दिसंबर को सी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट टू अ वाइट मैन। तो इससे एजिटेशन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट को, इस एजिटेशन को, इस मूवमेंट को हम कहते हैं सिविल राइट मूवमेंट। क्या कहते हैं? सिविल राइट मूवमेंट, ठीक। तो सिविल राइट मूवमेंट होने के बाद जब लोगों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया तो फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने 1964 में एक एक्ट पास किया, एक कानून पास किया जिसको कहते हैं सिविल राइट एक्ट। क्या कहते हैं? सिविल राइट एक्ट। सिविल राइट एक्ट में क्या पास किया गया? उस एक्ट में बताया गया कि ऑल स्कूल्स आर ओपन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन किड्स। लिख लो, लिखना है तो लिख लो। ऑल स्कूल्स वेयर ओपन, ऑल स्कूल्स विल बी ओपन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन किड्स ऑल्सो। एंड सेकेंड क्या हो गया? नो पर्सन कैन डू डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस या प्लेस ऑफ बर्थ। क्लियर? तो ये दोनों हम क्या हुआ? सिविल राइट मूवमेंट में आ गया। अगर जानना है तो सिविल राइट मूवमेंट के टॉपिक को मैं अच्छे से लिख भी देता हूं, लिख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है?
सिविल राइट एक्ट 1964 में जो आया गया उसमें 2 प्रोविजन थे। ऑल स्कूल्स वुड ओपन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, सारे स्कूल में, अब किसी भी स्कूल में अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनके बच्चे जा सकते थे। और सेकंड क्या है, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन या नेशनल ओरिजिन। कोई भी किसी भी नस्ल का हो, उनके एंसेस्टर किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। तो ये अचीवमेंट हुआ। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ा, इश्यूज ऑफ द इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। यहाँ पे हमने यूएसए का एग्जाम्पल देखा और अफ्रीकन अमेरिकन के कंडीशंस को हमने स्टडी किया। प्रायर 1950 उनके साथ कैसा कंडीशन था, उन्हें एक्सट्रीमली अनइक्वल ट्रीट किया जाता था। उसके बाद मूवमेंट हुआ, मूवमेंट में मेन कॉन्ट्रीब्यूशन रोजा पार्क्स का था। उस मूवमेंट का नाम था सिविल राइट मूवमेंट। और आफ्टर मूवमेंट एक एक्ट पास हुआ जिसे हम कहते हैं सिविल राइट एक्ट। उसके प्रोविजन को हमने अच्छे से जाना। और अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जानते हैं, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी। बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उसमें मेन चैलेंजेस क्या है कि इक्वलिटी उसमें इंश्योर नहीं हो पाता है। हम कह सकते हैं नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। 100% कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, या हम ये कह सकते हैं 100% इक्वलिटी किसी भी कंट्री में नहीं है। आप सोसाइटी में ऐसे 2 सेक्शन देखोगे, मान लो ये एक ग्रुप है या ये एक सेक्शन है सोसाइटी का, जो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि ट्रीट अदर people as equals, and they try to expand the idea of democracy. They try to expand the idea of democracy. They try to expand the idea of democracy. वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट करने का ट्राई करते हैं। सोसाइटी में कुछ सेक्शन ऐसे भी होते हैं, कुछ सेक्शन आपको इसके अपोजिट सेक्शन भी मिलेंगे, कुछ सेक्शन आपको अपोजिट सेक्शन वाले भी मिलेंगे, अपोजिट थॉट रखने वाले भी लोग रहेंगे। दे डू नॉट ट्रीट अदर पीपल एज इक्वल, दे डू नॉट ट्रीट other persons as equal। वो लोग अदर पर्सन को अपने बराबर नहीं समझते हैं। सोसाइटी में ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग एक ही कंट्री में अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग सेक्शन के लोग रहते हैं, उनका थॉट प्रोसेस भी अलग अलग रहता है। चाहे गवर्नमेंट जितने भी लॉज बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दे, गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स भी लाएं, फिर भी क्या हो रहा है, 100% इक्वलिटी लाना बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग सब कुछ जानते हुए भी उनको बदलने में टाइम लगता है। बिकॉज एटीट्यूड चेंजेस स्लोली, एटीट्यूड चेंजेस वेरी स्लोली। इसलिए क्या होता है, 100% डेमोक्रेसी या 100% इक्वलिटी इन द सोसाइटी लाने में बहुत ही टाइम लग जा रहा है, और ये सोसाइटी के लिए क्या है, चैलेंजिंग एक्टिविटी है। तो हमने ये जाना चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी में क्या है, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज 100% डेमोक्रेटिक, और इसमें सोसाइटी में देयर आर सर्टेन ग्रुप्स, दे ट्रीट अदर पीपल एज इक्वल एंड दे ट्राई टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री। वहीं पे कुछ अदर पर्सन होंगे, अदर सेक्शन होंगे, दे डू नॉट ट्रीट अदर पीपल एज इक्वल। चाहे कितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स बना लो, जितने भी लॉज बना लो, या फिर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू ही क्यों ना बताया गया हो, फिर भी सोसाइटी में लोग क्या होते हैं, चेंज होने में टाइम लेते हैं, क्योंकि एटीट्यूड चेंजेस स्लोली। ठीक, और हमने इस चैप्टर में पढ़ा इक्वलिटी किसे कहते हैं, इनइक्वलिटी किसे कहते हैं। इक्वलिटी में कांता देवी का एग्जाम्पल हमने पढ़ा। ठीक, इक्वलिटी को अच्छे से जानने के लिए हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट हमने इनइक्वालिटी को पढ़ा, जब सोसाइटी में रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी एक सेक्शन के पास है, दूसरे के पास नहीं है, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाता है। कास्ट सिस्टम को हमने पढ़ा। कास्ट सिस्टम में है कि अगर आपके पापा पॉटर थे, आप भी पॉटर ही बनोगे, आपके लिए प्रोफेशन फिक्स्ड है, आप अदर चीज़ों के बारे में जानकारी लेना आपके लिए इररिलेवेंट है। इससे क्या हुआ, सोसाइटी में डिवाइड हो गया और एक सेक्शन अच्छे बनते गए और दूसरे सेक्शन नीचे आते गए।
तो कास्ट सिस्टम ने हमने पढ़ा। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी बुक लिखी थी जूटन, उसके बारे में पढ़ा। उनके साथ क्या होती है बचपन में इश्यूज, उसके बारे में हमने पढ़ा। और वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वो हमने जाना। नेक्स्ट हमने जाना मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज के बारे में। वो नए सिटी में जाते हैं, उनको अपार्टमेंट चाहिए होता है, अलग अलग जाने के बावजूद भी उन्हें अपार्टमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि उनका रिलीजन क्या होता है, इस्लामिक रिलीजन होता है या मुस्लिम रिलीजन होता है। तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो कंसल्टेंट रहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, उन्हें सजेस्ट करते हैं कि नहीं, आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताओ। इससे क्या होता है, उनके डिग्निटी को, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हम गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगी कि सोसाइटी में इक्वालिटी हो। उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी पढ़ा, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। और फिर हमने लॉज भी देखा, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। फिर हमने देखा गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू इक्वालिटी कैसे इंश्योर किया था, जिसमें हमने मिड डे मील स्कीम पढ़ा। मिड डे मील स्कीम का बेनिफिट्स को हमने अच्छे से पढ़ा। और देन हमने पढ़ा चैलेंजेस इन द डेमोक्रेसीज क्या है। और हमने जाना इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। यूएसए जैसे कंट्री, इतने डेवलप कंट्री है, उसमें भी यहाँ क्या है, इक्वलिटी का इशू है। अफ्रीकन अमेरिकन या ब्लैक पीपल को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इतने सारे इश्यूज हैं। और इसके साथ आप अपने चैप्टर को क्या करना, अच्छे से टेक्स्ट बुक को पढ़ना। ठीक, अच्छे से टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे, वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स लिखो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी नोट्स चाहिए तो आपको LRNR ऐप में नोट्स इससे मिल जाएंगे। MCQ चाहिए, क्विज चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। हमारा वेबसाइट भी है lrnr.in, lrnr.in। आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो। कुछ डाउट होने से आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर करने का। अब चैप्टर हम फिनिश करते हैं जस्ट एक कोट देके कि अंबेडकर जी ने सेल्फ रेस्पेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो लास्ट हम अंबेडकर जी का कोट को देके फिनिश करेंगे चैप्टर को। ठीक है, अब हमारा चैप्टर का एकदम लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं, ऑन इक्वालिटी का, जिसमें BR अम्बेडकर ने क्या कहा है इक्वालिटी के बारे में या सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में, डिग्निटी के बारे में। इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रेस्पेक्ट है। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को खो के जीना क्या है, डिसग्रेसफुल है। और सेल्फ रेस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। हमारे जीवन में सेल्फ रेस्पेक्ट हमारा हो या दूसरे किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट हो, वो क्या है, उसके जीवन का या हमारे जीवन का मोस्ट इंपॉर्टेंट या वाइटल फैक्टर इन लाइफ का। विदाउट इट, अगर सेल्फ रेस्पेक्ट हमारा नहीं है, हम दूसरे किसी को सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो विदाउट इट मैन इज साइफर, मैन कुछ भी नहीं है, मैन जीरो है, नथिंग। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा हो गया आज फिनिश ऑन इक्वालिटी। चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ो, वीडियो को डाउट होने से फिर से देखो, नोट्स लो, क्वेश्चन आंसर चाहिए तो LRNR एप्लीकेशन से ले लो, या फिर कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम अलग से उसका आंसर देने का ट्राई करेंगे। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।